हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। आज अपन देखेंगे कक्षा 8 का फसल उत्पादन का जो चैप्टर है विज्ञान सेशन का, उसके बारे में देखेंगे। क्या आप जानते हैं जो आप खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं, कहाँ से पैदा होता है, किस प्रक्रिया होती है, आज उसके बारे में अपन पूरी जानकारी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं व शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि फसल किसे कहते हैं जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे किया जाए। मान लीजिए एक एरिया हो गया, इस पे अपन ने धान ही धान लगा दी या गेहूं गेहूं लगा दी, एक ही फसल के पौधे को लगा देते हैं तो ये हो जाता है फसल। फिर आपसे पूछा जा सकता है कृषि पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं। मिट्टी तैयार करना, बुवाई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सभी किसानों के लिए उपयोग होने वाली कृषि पद्धतियां हैं। आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी कृषि पद्धति है। आप दे देंगे अब मिट्टी की तैयारी, बुवाई, खाद, सिंचाई, खरपतवार, ये सभी आपको दे देगा। मिट्टी को उलट पलट या पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये आपको एक खाली स्थान में दे देगा। मिट्टी को उलट पुलट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। फिर आपसे ये पूछ लेगा वे पदार्थ जो मिट्टी के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से हम किसका उपयोग कर सकते हैं। आपसे पूछेगा कि इनमें से मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं। खाद व उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। जैविक खाद के लिए अपशिष्ट पदार्थों अब सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त होता है। इसमें पूछेगा जैविक खाद हमें किससे प्राप्त होता है। सूक्ष्म जीवों के अपशिष्ट के अपघटन से सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होता है। खेत में लगातार फसल लेने से क्या कम होता है, आपको दे देगा ऑप्शन में पोषक तत्वों की कमी होती है। आपको पूछ लेगा कि तीन उर्वरकों के नाम बताइए, तो यूरिया, अमोनिया, पोटेशियम, ये तीन उर्वरकों के नाम हैं। उर्वरक फैक्ट्री लगाने के लिए कहा जाता है खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। केंचुआ एक सूक्ष्म जीव मिट्टी को पोला करता है तथा ह्यूमस बनाता है। यह रासायनिक क्रिया है, इससे ऊर्जा शक्ति बढ़ती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि बताइए कि कौन सा सूक्ष्म जीव है मिट्टी को पोला करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, केंचुआ। वर्मी कंपोस्ट के उपयोग में श्रम और समय की बचत होती है। फसल को अदल बदल कर बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कह रहा। आपके 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा फसल चक्र किसे कहते हैं। फसल को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। अब आपसे पूछेगा परंपरागत तकनीकें कौन कौन सी। मूठ, चैन, पंप, ढलाई, रहर, ये सिंचाई की परंपरागत तकनीकियां थीं। खाद में ह्यूमस की मात्रा के कारण इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जल धारण मतलब की क्षमता क्या है, ये मिट्टी हो गई, इसके अंदर कितना जल धारण हो सकता है अधिक से अधिक, तो वो हो जाता है जल धारण क्षमता। जैसे कि कुआं, नलकूप, तालाब, झील, नदी, बांध आदि प्रमुख सिंचाई के स्रोत हैं। आपको दे देगा कि खाली स्थान में सिंचाई के स्रोत 2 लिखिए, तो आपको उसमें लिखना पड़ेगा। छिड़कवा विधि, इस विधि का उपयोग आमतौर भूमि के लिए किया जाता है जब जल की मात्रा कम हो उपलब्ध हो
आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल की कम मात्रा उपलब्ध होने पे हमें कौन सी विधि का उपयोग करना चाहिए? छिड़कवा विधि का उपयोग करना चाहिए। जब हम एक जमीन में बार बार पौधे लगाते हैं तो पौधे मिट्टी के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी की में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जब अपन एक पौधा बार बार लगाएंगे तो जमीन की जो उर्वरकता है वो कम होती जाएगी। फसल में पौधे के साथ अन्य चाहे पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो फसल के साथ अन्य पौधे मनचाहे पौधे उग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? खरपतवार कहते हैं। फसल या फसल उत्पादन को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली दवा को क्या कहेंगे? रासायनिक उर्वरक कहेंगे। बाय मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों को एक साथ कार्य करती है उसको क्या कहेंगे? कंबाइंड मशीन कहेंगे। कंबाइंड मशीन कहेंगे। पीड़ित नासियों के उपयोग के साथ पौधे पहुंचने के लिए शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु पौधे नष्ट नहीं होते। पीड़ित नासी जल स्रोत से मिलने वाला जल प्रदूषण कहलाता है। तो आपसे पूछेगा पीड़ित नासी जल स्रोत से मिलने वाला क्या कहलाता है? अब आ जाते हैं अपन अभ्यास प्रश्न पे। क्या है? आपको उचित शब्द छांटना है। जो नीचे रिक्त स्थान दिए हैं उनसे आपको देखना है कि कौन सा स्थान आपको सही बैठ रहा है, और जो मैंने आपको ऊपर समरी बताई है उसी हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए जाने पौधों को क्या कहते हैं? बताइए। अभी सबसे पहले पॉइंट मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? फसल। फसल बोलते हैं। अब फसल में उगने वाले से पहले प्रथम पीढ़ी मिट्टी को खालिस्तान आप क्या क्या होती है? तैयारी होती है। क्षतिग्रस्त बीज जल की स्तर पर खालिस्तान लगे होते हैं। क्या होते हैं? क्षतिग्रस्त बीज जल की तली पे क्या होते हैं? तैरते हैं। क्या होते हैं? तैरते हो। आपने देखा होगा जब आप कोई मूंग या चना लेते हैं, पानी में डालते हैं, तो उसके ऊपर जो बीज तैरते रहते हैं वो क्षतिग्रस्त होते हैं, तो वो तैरते हैं। फसल उगने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं मिट्टी खाली स्थान पर आवश्यक है। तो आप जहाँ पे भी जल होगा और पोषक होंगे वहां पे सूर्य के फसल उगने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। अब आपको सही जोड़ी में लाना है। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। आपको ये फसलें याद रहना चाहिए क्योंकि जो मोस्ट इंपोर्टेंट फसलें होती हैं वो ऐसे ही आती हैं। आपको रबी की फसल याद करने के लिए रबी की फसल में सबसे पहले क्या आएगा? दो शब्द आएंगे मोस्टली। गेहूं हो गया, चना हो गया। मोस्टली गेहूं, चना, मटर, ये रबी की फसल होती हैं। खरीफ की फसल जो बरसात ऋतु में बोई जाती हैं वो खरीफ की फसल होती हैं। धान हो गया, मक्का हो गया। आपको याद रखना है कि अगर आपको भी याद ना रहे, खरीफ में तीन शब्द याद रहे तो खरीफ में आपको जितनी भी वैरायटी होंगी, गन्ना हो गया एक, तो आपको यह खरीफ की फसल में देखने को मिलेगा। मक्का हो गया, ज्वार हो गया। अब मूंग और उड़द वो कॉमन हो जाते हैं। फिर आ जाता है रासायनिक उर्वरक कौन से होंगे? आपको रासायनिक उर्वरक यूरिया व सल्फर होंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको उर्वरकों के नाम दे देगा कि रासायनिक उर्वरक कौन से हैं, आपको देखना पड़ेगा। कार्बनिक खाद क्या हो जाएगा? पोषक गोबर और जो अपने पशु अपशिष्टों से प्राप्त होता है कार्बनिक खाद, तो वो कार्बनिक खाद हो जाएगा। घरों का कचरा हो गया, जैसे कि आपकी सब्जी के छिलके हो गए और केले के छिलके हो गए। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया कि आपको खरीफ की फसल के दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल में और रबी की फसल के आप दो दो उदाहरण लिखिए। खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? मक्का, ज्वार, बाजरा। रबी की फसल क्या हो जाएगी? गेहूं, चना,
गेहूं, चना। और क्या हो जाएगा, जो आपकी दाल है, पल्सेस, लेग्यूम क्रॉप होती है, मसूर, आपने घरों में देखा होगा मसूर, तो वो आपके क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। अब नीचे पूछा गया है कि मिट्टी की तैयारी करने के लिए आप एक एक पैराग्राफ लिखिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में। मिट्टी की तैयारी कैसे करते हैं, बुवाई क्या होती है, निराई क्या होती है, थ्रेसिंग क्या होती है। अब देखिए मिट्टी की तैयारी, आप इसमें ये मान लीजिए ये जमीन है, मैं इसी में पूरा समझा दूंगा, नीचे वो भी है। आप इसमें ट्रैक्टर चलाएंगे, जुताई करेंगे, खरपतवार नियंत्रण करेंगे, तो अब ये मिट्टी तैयार हो गई। फिर आपके बाद फिर क्या बचेगा, ये समतल जमीन हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ट्रैक्टर ले जाएंगे या हल बैल ले जाएंगे, इससे बखन्नी करेंगे, तो आप इससे बुवाई कर देंगे, बुवाई हो गई। फिर जो बीज बड़े बड़े हो जाएंगे, इसके बाद पौधे इतने बड़े बड़े हो जाएंगे आपके, इतने बड़े, उसमें कुछ कुछ ऐसे डॉट डॉट रहेंगे, नीचे पौधे उगे रहेंगे। तो ये निराई करेंगे, निराई मतलब कि जो फसल के अपशिष्ट पदार्थ, फसल के अलावा जो पौधे उग जाते हैं, उनको निकालने की प्रक्रिया क्या होगी, निराई होगी। थ्रेसिंग करेंगे, जब अपन का कोई पेड़ पौधा है वो पक जाता है, फसल पक जाती है, फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, तो उससे दाने और भूसा, दाने प्लस भूसा को अलग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। अब इसके बारे में अब नीचे शॉर्ट में मैंने सभी बताए हुए हैं, तो आप देखिए। मिट्टी की तैयारी, मिट्टी तैयार करने की कृषि की पहली प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले जुताई की जाती है, ये सबसे पहली प्रक्रिया है, इसमें मिट्टी की जुताई की जाती है, मतलब मिट्टी को उल्टाया पलटाया जाता है। जुताई की प्रक्रिया ट्रैक्टर या कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मिट्टी पोली होने से जड़ें गहरी होती हैं और पोली मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है, जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है, कल्टीवेटर से करते हैं, आप ये याद कर रखना। फिर बुवाई, अब सेकंड पे आता है बुवाई। प्रक्रिया एक दूसरी है कृषि की, इसमें बीजों को मिट्टी में डाल देते हैं, बो देते हैं, इससे अपन उत्तम किस्मों का चयन करते हैं, जिससे कि उत्पादन बहुत अधिक हो। जैसे 1 एकड़ में अपन को 20 कुंटल गेहूं चाहिए, तो बहुत अच्छी अपन गेहूं की क्वालिटी बोएंगे। अब जैसे कि नि, निराई, अब इसमें खरपतवारों को हटाना ही निराई किया जाता है। जैसे कि कृषि के औजारों का उपयोग करते हुए या अपन कीटनाशकों का उपयोग करते हुए, खुरपी हो गया, खुरपा हो गया, अवांछनीय पौधे जो फसल के अलावा है, जो मान लीजिए अपन ने धान धान बो दी, तो उसमें कोई भी खरपतवार आ गया XYZ, तो उसको अपन क्या करेंगे, धान में अगर गेहूं आ गया तो गेहूं खरपतवार आएगा, आप ध्यान रखना ये बात। अब आ जाती थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मैंने अभी आपको बताया था कि दाने और बीज को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, थ्रेसिंग हो जाती है। अब आपको क्वेश्चन दे दिया है, खाद एवं उर्वरकों में अंतर बताइए। तो खाद एवं उर्वरकों में आपको 3 अंतर देखने को मिलेंगे। यह खाद एक जैविक खाद होती है, खाद एक जैविक खाद होती है। उर्वरक रासायनिक उर्वरक होते NPK, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। आपने कभी खेत गए होंगे तो यूरिया की बोरी देखी होगी या DAP की बोरी देखी होगी, तो ये क्या हो जाएगी, उर्वरक हो जाएंगे। अगर खाद देखना होगा, आपके घरों के गोबर हो गया, कंपोस्ट हो गई, ये कभी क्या हो जाएंगे, खाद हो जाएंगे। ये मिट्टी की अपशिष्ट मिट्टी में बदलाव लाते हैं, ये मिट्टी से बनते हैं, इसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें विशेष पोषक तत्व होते हैं और ये फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। आप इसको घर में, खाद को घर में बना सकते हैं, उर्वरकों को आपको फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, सिंचाई किसे कहते हैं, इसके संरक्षण की 2 विधियां बताइए। विभिन्न अवतारों पर खेत में जल देने
ना ही सिंचाई कहता है। विभिन्न प्रक्रियाओं से अपन जल देते हैं खेत में तो सिंचाई हो गया, जैसे नहर से दे दिया या कुएं से दे दिया, अभी स्प्रिंकल से दे दिया। गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाए जाने पर क्या चर्चा है? क्योंकि आपको पता है कि रबी की फसल है, इसको मौसम के कारण आर्द्रता नहीं मिल पाती, इसकी परिस्थितियां अनुकूल नहीं हो पाती, इसलिए अपन गेहूं नहीं उगा सकते हैं। खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में अगर लगातार फसल उगाने पर उर्वरता क्या हो जाती? कम हो जाती है। एक ही किस्म को बार बार लगाने से उसके पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। फसल चक्र की प्रक्रिया कम हो जाती है। अब खरपतवार क्या होते हैं? पौधों से पौधे के साथ अछुन्न पौधे अलग होते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार नष्ट करने की 2 विधियां आपको लिखना है। आप क्या करेंगे? निराई करेंगे व नाशकों का उपयोग करेंगे। अब अतिरिक्त प्रश्न आ जाते हैं। फसल किसे कहते हैं? फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी विशेष बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। जैसे उदाहरण गेहूं। किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मैंने आपको ऊपर बताया था कृषि पद्धतियां क्या होती हैं। मिट्टी की तैयारी, बुवाई, खाद उपयोग, खरपतवार, कीटनाशक, भंडारण। जुताई किसे कहते हैं? मिट्टी को अलट पलट पोंछना जुताई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक अभी ऊपर बता दिए मैंने। खाद जो होते हैं जो मिट्टी को पोषक स्तर प्रदान करते हैं, दोनों को पोषक स्तर प्रदान करते हैं। सीड ड्रिल क्या होती है? यह ट्रैक्टर का बुवाई का उपयोग में आता है। इससे बीजों को सामान्य दूरी व गहराई पे बराबर बराबर नापा जाता है। अब जो गांव से व्यक्ति होंगे वो सीड ड्रिल को जानते होंगे। अपने ऐसा बना रहता है, ऐसा इसमें ऊपर एक टंकी बनी रहती है, आप इसमें गेहूं प्लस खाद डाल देते हैं तो दोनों आराम से हो जाते हैं। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्ट होते हैं, कौन से होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। फसल में लगातार फसल उगाने की हानियां हैं क्या है? पौधों में लगातार फसल उगाने के लिए पोषक तत्वों की कमी होती है। 3 उर्वरकों के नाम लिखिए, मैंने आपको बताया था, यूरिया, पोटेशियम, अमोनियम सल्फेट या डीएपी, आप कोई भी लिख सकते हैं। इसके अंतर मैंने आपको बता दिया है, अंतर ऊपर खाद और उर्वरकों में। एक जैविक खाद है, ये रासायनिक खाद है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, घर में बनाया जाता है। इसमें पोषक तत्व सभी प्रकार के होते हैं, इसमें विशेष प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में रहने वाला केंचुआ और सूक्ष्म जीव दोनों मित्र कैसे हैं? क्योंकि उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी को अलग लोड करता है। आप 2 क्वेश्चन लिख सकते हैं, मिट्टी को अलग लोड कर सकता है, ह्यूमस बढ़ाता है, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उर्वर शक्ति बढ़ाता है। कल्टीवेटर क्या है? आजकल ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाने वाले को कल्टीवेटर कहते हैं। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम क्षमता बचती है। जो कल्टीवेटर होता है ना, जो अपन पहले फसल पड़ती पड़ी रहती, उसको फसल जमीन को सुधारने के लिए, भूमि जो पड़ती पड़ी रहती है उसको फसल को सुधारने के योग्य बनाने के लिए जमीन को कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है। इसको ऐसे रुपाई करेंगे तो फिर उसकी पूरी मिट्टी काली काली हो जाएगी, खेत जाएंगे तो आप, तो उसको कल्टीवेटर कहते हैं। फसल चक्र क्या है? फसलों को अदल बदल कर बोना ही फसल चक्र है। ये जीवाणु जब नए वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है उसे को क्या कहते हैं? राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। सिंचाई में परंपरागत तौर पे कौन कौन से होते हैं? कौन सी होती है परंपरागत? आपको बताया था, मोट, चैन पंप, डेली और रहट। खाद के लाभ बताइए। खाद के लाभ क्या क्या हो सकते हैं? ये जल धारण क्षमता बढ़ा देता है, मिट्टी में रंध्रपोष बढ़ा देता है, यह जैविक मित्र होता है, जैविक खादों का संगठन सुधार होता है। सिंचाई के प्रमुख स्रोतों के नाम बताइए। नलकूप हो गया, नदी हो गई, बांध हो गए, नहर हो गया।
या आप सोचिए, ये सिंचाई के स्रोत क्या है? आप अपने सराउंडिंग एरिया में देखेंगे आसपास के, तो आपको उसको पता तो रहना चाहिए। सिंचाई की आधुनिक तकनीकें कौन कौन सी हैं? सिंचाई की आधुनिक तकनीकें छिड़काव विधि हो गए, ड्रिप ड्रिप तंत्र आप जानते होंगे। छिड़कवा विधि की मतलब कि इसके आसपास भूमि के उपयोग करते हैं, छिड़कवा देते हैं। ड्रिप ड्रिप मतलब कि एक पानी ऐसी लाइन होती है, इसमें पोर होते हैं, पोर मतलब छेद होते हैं, इसमें आप पौधे उगाते हैं तो सीधे पानी किसमें, पौधों की जड़ों में पड़ता है। इससे पानी जहाँ पे शुष्क के स्थान होते हैं 70 से 80% की पानी की बचत होती है। तो वहाँ पे ड्रिप सिस्टम बहुत ही अच्छा कारगर है। मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को हो जाती है, क्यों? क्योंकि अपन बार बार उसमें पौधे लगाते हैं, इससे मिट्टी के पोषक तत्व कमी हो जाती है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। और अपन बार बार एक ही किस्म लगाते हैं तो उससे भी क्या होता है, आपने अभी खरीफ की फसल लगाई, दलहन लगाई, फिर लेग्यूम क्रॉप लगा दी, लेग्यूम के क्रॉप के बाद मालवेसी फसलें लगा दी। आगे सीखेंगे कि फसल चक्र को अलग अलग प्रकार से करना चाहिए। उर्वरक किसे कहते हैं? जो मिट्टी की उर्वरकता क्षमता को, शक्ति को बढ़ाता है, तो उसको उर्वरक कहते हैं। यूरिया, फास्फोरस। खरपतवार किसे कहते हैं? जो फसल के अन्य होते हैं उसे खरपतवार कहते हैं। कीटनाशी क्या होते हैं? जो फसल या फसल उत्पादन के हानिकारक जीवों को मारते हैं, उन्हें वीडीसाइड कहते हैं। खरपतवार को हम किस विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं? निदाई पिड़ाई द्वारा आप नष्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा नष्ट कर सकते हैं? निदाई द्वारा। किसी खेत में एक फसल के को बार बार बोने से क्या हानि होती है? फसल का उत्पादन कम होता व पोषक तत्वों की कमी कम होती है। कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरकता शक्ति बढ़ाता है? और दलहनों की जड़ों का कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जो कौन सा रासायनिक उर्वरकों को उनकी जड़ों में पाया जाता है? वो है राइजोबियम नामक जीवाणु। हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है? कृषि उत्पादन में तेजी। आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पीएससी में से देंगे आप लोग, तो आपको पता चलेगा हरित क्रांति कब आई थी, किसने की थी, एम एस स्वामीनाथन थे, XYZ। तो आपको इनके लिए उपयोग करना पड़ेगा। दो पीढ़ी के रासायनिक कौन कौन से हैं? 2,4 और डी। 2,4-D जो गेहूं में उपयोग करते हैं। आप खेत से होंगे तो आप मम्मी पापा से पूछिए 2,4-D का उपयोग क्या क्यों होता है। हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर एक मशीन है जो फसलों को कटाई के लिए उपयोग की जाती है। थ्रेसिंग क्या है? बीजों को और भूसे को अलग अलग करती है। कंबाइनर मशीन क्या है? वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेसर दोनों का एक काम करती है, उसे कंबाइनिंग मशीन कहते हैं। खेत में लगातार फसल उगने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? खेत में लगातार मिट्टी उर्वरता कम हो जाती, कई बार किस्मों की अच्छी किस्म न होने के कारण पोषक तत्वों की कमी हो जाती। इस समस्या को अलग करने के लिए अपन को फसल चक्र क्या करना चाहिए? फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। वीडीसाइड का उपयोग एवं हानियां आप इसको लिखिए। वीडीसाइड का उपयोग और हानियां आपको दोनों में लिखना पड़ेगा। वीडीसाइड ये हानिकारक पौधों को नष्ट करते हैं, परंतु पौधे को कोई नुकसान नहीं होता है। ये पौधे की रोग मुक्त क्षमता और फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। वीडीसाइड से हानियां भी ये हैं कि जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, जल धारण क्षमता कम हो जाती है क्योंकि उनकी मिट्टी के ऊपर पपड़ी बन जाती है। आप देखे होंगे, कभी खेत गए होंगे तो। जब जल स्रोत मिल जाता है तो जल प्रदूषण हो जाता है। वीडीसाइड आनुवांशिक रोग उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप खाएंगे तो अपन ज्यादा ले लेंगे तो उसमें अपने लिए हानिकारक हो सकते हैं। खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे उग जाते हैं, उनको खरपतवार कहते हैं। वीडीनाशक किसे कहते हैं? वीडीनाशक फसल या फसल उत्पादन को हानि वाले पौधों को रासायनिक दवाओं को उपयोग करते हैं तो उनको वीडीसाइड कहते हैं। खरपतवार को हम किन विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं? निदाई द्वारा और फीडिंग द्वारा।
किस खेत में एक ही फसल को बार बार बोने से क्या हानि होती है? उनका उत्पादन कम हो जाता है, पोषक तत्व में कमी हो जाती है। वह कौन सा जीव है जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है? दलहन फसलों की जड़ों में जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। ये आपको क्वेश्चन एमपीपीएससी तक देखने को मिलेगा प्री में, राइजोबियम। हरित क्रांति से तात्पर्य क्या है? फसलों के तेज वृद्धि एवं विकास। ये हरित क्रांति के अब चरण में 3-4 चरण में आई थी, 1960 के समथिंग में आई थी। एम एस स्वामीनाथन, ई वोरनॉव। 2 पेस्टिसाइड रासायनिक आपको ये बता दिया है, 2,4-D। अच्छे दोबारा रिपीट हो गया क्या? तो गाइस ये अपना चैप्टर खत्म होता है। तो आप देखिए मैंने कितने अच्छे से आपको 8वीं की मैथ ने आपको साइंस इतने अच्छे तरीके से पढ़ाई है। तो अगर आपकी वीडियो पसंद आती तो लाइक करें व शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो का लाइक है टारगेट है 10,000 लाइक का मैं टारगेट रखता हूं। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज अपन देखेंगे सेकंड चैप्टर जो कि कक्षा 8 का है, सूक्ष्म जीव, मित्र व शत्रु। तो फुल नोट्स आपको इस वीडियो में मिलेंगे। आप नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए व अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूँ 50 लाइक। हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 50 लाइक आप जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप की लिंक पे भी ज्वाइन कर लीजिए अगर बैच को ज्वाइन करना है तो आपको फ्री में। सबसे पहले सूक्ष्म जीव होते क्या है? सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? आपके मन में दिमाग में आना चाहिए सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वे केवल सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सिंपल, जैसे आप देख रहे होंगे कि पेन दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है, XYZ दिख रहा है, तो आप पेन को देख सकते हैं। और जैसे कि आप एड्स के कोई बैक्टीरिया हो गए, XYZ हो गए, तो आप उनको आंखों से नहीं देख सकते, उनको सूक्ष्मदर्शी से देखे जाते हैं, तो उनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपके यहाँ पे बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और शैवाल, कुछ एल्गीज भी होती हैं, विषाणु, वायरस। अब आपको यहाँ पे जीवाणुओं के प्रकार देखने पड़ेंगे। सूक्ष्म जीव के प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले अपन देखते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया या एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा जीवाणु कौन से कोशिकीय जीव होते हैं? एक कोशिकीय जीव होते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? जल, वायु, मिट्टी, भोजन, शरीर में पाए जाते हैं। ये सभी जगह विद्यमान रहते हैं। फंगी, आपने देखा होगा कभी कभी रोटी ज्यादा दिनों तक रख देते हैं तो ऊपर वैसे पपड़ी टाइप की बन जाती है, तो फंगस लग जाती है, फंगी हो गया। इसमें ईस्ट, फफूंद, रोटी, अचार फलों में उगते हैं। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, कुछ रोगों फैलाता है जैसे अमीबा, प्लास्टोडियम, ये सभी एक कोशिकीय जीव है। शैवाल में जल में पाया जाता है, बहुत छोटा होता है। शैवाल आप देखे होंगे ग्रीन कलर का पानी भरा रहता है, उसपे ऐसी ऐसी शैवाल भरी रहती हैं, तो पानी के अंदर ही पाया जाता है। अब 5वां आ जाता है विषाणु, वायरस। ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ता है, मतलब कि आपके बोन मेरो के अंदर ही बढ़ता है, जीवित कोशिकाओं के अंदर ही बढ़ता है। पौधे, पशुओं और मनुष्यों में रोग पैदा करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है विषाणु, वायरस। आप देखेंगे कि अपन वायरस कौन कौन से चीज होते हैं। आपको याद रखने के लिए जीवाणु में क्या क्या आता है, सूक्ष्म जीव में क्या क्या आते हैं, मैंने एक बहुत अच्छी शानदार टेबल बनाई है, आपको यहाँ पे दिख रही है। तो आप यहाँ पे जीवाणु में बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोवा, शैवाल, एल्गी। तो आपको यहाँ पे जीवाणु में ये ऑप्शन दे देंगे कि कौन सा जीवाणु में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आपको बैक्टीरिया लगाना है, फंगी लगाना है, प्रोटोजोवा लगाना है, शैवाल लगाना है। फिर मैंने आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए एक ली है, स्लाइड ली है, जो कि बहुत अच्छा। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, आप में एक कोशिकीय ई कोलेरा आ जाएगा, कवक, फंगी, मशरूम आपने खाई होगी, ईस्ट विषाणु जनक, प्रोटोजोवा, एल्गी, अमीबा,
मौत 5 क्लासिफिकेशन में आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, जब आप पढ़े होंगे तो लूसेंट में क्वेश्चन दिए रहते हैं कि प्रोटोजोआ समूह का कौन सा है, कवक का समूह कौन सा है, शैवाल का समूह कौन सा, HIV का किस प्रकार का समूह में आएगा। शैवाल, यह प्रकाश संश्लेषण कोलेडोरम बनाता है। विषाणु अकोशिकीय जीव होते हैं, जैसे HIV, कोरोना वायरस। विषाणु आप मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस स्लाइड आप तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको नीचे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, ये पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगी। विषाणुओं के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। ये जीवित कोशिका के बाहर नियंत्रण होता है, शरीर कोशिकाओं के अंदर सक्रिय होता है। यह केवल जीवित कोशिकाओं में ही गुण पाया जाता है। विषाणु मात्र आपको जीवित कोशिकाओं में तो देखने को मिलेगा। अब विषाणुओं के बाहर मतलब कि विषाणुओं से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा कि विषाणुओं से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए, बी, सी। जुखाम वायरस से होता है, इन्फेक्शन वायरस से होता है, एड्स वायरस होता है, चेचक और डेंगू ज्वार। आपको यहाँ पे बुखार रहेगा। चेचक मतलब कि जो हड्डियों शरीर के ऊपर जो वाइट वाइट टाइप के आपको रेसेस दिख जाते हैं, वो चेचक होता है। एड्स मतलब कि जो आपको 3 से 10 ईयर के बाद आपको पता चलता है, अगर सेक्स करने में या किसी के ब्लड में से आपके इन्फेक्शन आ जाता है। जुकाम आपको सर्दी जुकाम, इन्फेक्शन कोई भी चीज आपने बाहर की खा ली, खराब पानी पी लिया, उस कारण से होता है। अब अपन देखते हैं कि सूक्ष्म जीव में हमारे मित्र कौन कौन से यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि दही, ब्रेड और केक बनाने में उपयोग किया जाता है। हमारे कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी होते हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वो हमारे शरीर में कौन सा काम करते हैं वो देखते हैं। दही बनाना, सबसे पहले लैक्टोबैसिलस, आपको ये याद रहना चाहिए, लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु दूध को दही में बनाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि लैक्टोबैसिलस दूध में क्या काम करता है, तो दूध से दही बनाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस। दूध में को बढ़ाता कौन है, लैक्टोबैसिलस। अब केक बनाने के लिए उपयोग अपन ईस्ट का करते हैं, उसको गैस सड़ाते हैं तो आटा फूल जाता है। आपने देखा होगा कभी, आप 4 दिन तक आटा रख दो, ऊपर ऐसे ऐसे कुछ कुछ बन जाते हैं, तो वो ईस्ट होता है जो आटा सड़ जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी स्लाइड ले लगाई है। आप यहाँ पे देखिए, आटा लिए है, सॉल्ट लिए है, ईस्ट बना है, बटर बना है, एग, मिल्क, शुगर, ग्लूकोज, लैक्टेस, दूध प्लस लैक्टेस किस, तो आपको दही बन जाएगा। आपको यहाँ पे देखना है कि फिर इसके बाद आटा या आप ईस्ट लेंगे और CO2 गैस लेंगे, तो आटा फूल जाएगा, तो आपके यहाँ पे केक बन जाएगा। अल्कोहल शराब बनाने के लिए उपयोग किण्वन विधि का उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा होगा गांव में जब महुआ राह नहीं उतरती थी तो किण्वन के लिए उसको सड़ाते थे, किसमें, मटके में, शकरा के साथ, ईस्ट के साथ, कोयले के साथ बदल देते थे। तो आप जो देखना होगा, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला के आपको इसका उपयोग किया जाता है। किण्वन का उपयोग आपको शराब बनाने, बेकरी बनाने, कुछ औषधियों बनाने में भी किया जाता है। आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा, किण्वन का उपयोग के लिए निम्नलिखित में से किस उद्योग में उपयोग किया जाएगा, शराब, बेकरी या कुछ औषधियों में। आप ये देखिए, मैंने बहुत अच्छी स्लाइड ली आपको। यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, आप यहाँ पे धान जिससे भी बनता होगा, महुआ, XYZ, तो वहाँ पे आप वाइन बना सकते हैं। ट्राइड फुल, आप यहाँ पे देख ही लीजिए, एस्टर शर्करा, एस्टर अल्कोहल प्लस CO2 आपको यहाँ पे रिलीज होने को मिलती है। औषधि बनाने के लिए कुछ एंटीबायोटिक प्रतिजीविक होते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं, ऐसी दवाएं जो रोग को पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु को मारती हैं और उनमें वृद्धि करती हैं। मतलब कि ऐसी दवाएं अपन बनाते हैं इनसे जो हमारे लिए एंटीबॉडी का काम करती हैं। जैसे कि उदाहरण, पेनिसिलिन। आपको पेनिसिलिन की खोज किसने की, एक क्वेश्चन आता है। पेनिसिलिन की खोज करने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। स्ट्रेप्टोमाइसिस
टेडोसाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर ने। आपको वन लाइन क्वेश्चन में जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो आपको यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। एंटीबायोटिक डॉक्टर की सलाह से पूरा कोर्स करना चाहिए। अगर ज्यादा आप इसका यूज कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे कम असर देखने को मिलेगा। वैक्सीन, टीके का उपयोग क्यों होता है? आपको यहाँ पे टीके का, वैक्सीन क्या होती है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। टीके का उपयोग बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। अब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि चेचक का टीका लगता है, हैजा का लगता है, पोलियो का लगता है, टीबी का लगता है, खास रा का लगता है, आदि टीके लगते हैं। आपको पोलियो का आपको 5 साल तक लगा होगा, हैजा का आपको, किसी को अगर हैजा होगा तो हैजा का टीका लगाया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं इतने आगे बढ़ पाया हूँ। ये देखिए, मैंने एक बहुत ही अच्छी बाइट ली है, जो कि आप 5 साल की बच्ची देख रहे हैं जो इंजेक्शन लगा रही है। इसमें आपको मृत रोगी, मतलब कि जो रोगाणु होते हैं, मृत रोगाणु, उनको मार देते हैं, शरीर में प्रवेशन करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और बीमारी से अपन बचते हैं। मृत इंजेक्शन लगेगा आपको और मृत जो भी आपके बैक्टीरिया उनको मार देगा, उससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। अब आते हैं मिट्टी की उर्वरकता। मिट्टी की उर्वरकता के लिए कुछ सूक्ष्म जीव जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं उसमें आते हैं। सबसे पहले वायुमंडल को नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए, उदाहरण के लिए राइजोबियम जो दलहन पौधा होता है, आपको पूछ लिया जाएगा राइजोबियम में कौन किस क्रॉप में आ जाता है? लेग्यूम क्रॉप में आता है। इसमें मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। आपको पता होना चाहिए लेग्यूम क्रॉप क्या होती है, दलहन क्रॉप क्या होती है। दलहन क्रॉप जिसमें 2 दानों में फूट जाता है, जैसे कि चना, चना होगा, जितनी दाल हो गई, मूंग हो गया, उड़द हो गया, आपको ये सभी लेग्यूम क्रॉप फाइंड होना चाहिए। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण देखते हैं। क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण ये पौधे लगे हैं? आपको सबसे पहले ये बड़े बड़े पौधे होंगे, एक गाय होंगी, काउ डंग करेगी। आपको यहाँ पे नीचे से रेशेदार जड़ देख रही हैं, आपको रेशेदार जड़ों से आपको यहाँ पे ये ऊपर से CO2 लेगा, फिर उसके बाद यहाँ से खाना बनाएगा, फिर O2 रिलीज करेगा, फिर यहाँ पे नीचे पेड़ पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा और इसकी और हाइट और बढ़ जाएगी। तो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण का डायग्राम मैंने बता दिया। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपको यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है, जीवाणु रहता है, उसमें मिट्टी में नाइट्रोजन होता है, पौधों की वृद्धि होती है। फिर अपघटन आता है, डिकम्पोजिशन। अपघटन, सूक्ष्म जीव क्या है? मरे हुए पौधे और जानवर को सड़ा गला देते हैं, उनसे हमें सरल पदार्थ बनता है। वातावरण साफ रहता है, इसके लाभ क्या होते हैं? पोषक तत्व मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे शरीर से शत्रु कैसे बनते हैं, अब ये देखेंगे। सूक्ष्म जीव हमारे शत्रु कैसे हैं? तो आपको मनुष्य में ये रोग पहला आते हैं। सबसे पहले कोलेरा फैलाते हैं, हैजा फैलाते हैं, टाइफाइड फैलाते हैं, जीवाणु फैलाते हैं, इसलिए हमारे ये शत्रु हैं। आप यहाँ पे देखिए इतने सारे जीवाणु हैं, टीबी हो गया, जीवाणु हो गया, जूक हो गया, वायरस हो गया, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेकर, ये हमारे शरीर में रोग फैलाते हैं। तो इसलिए हमारे शत्रु भी हैं, मित्र भी हैं, सभी लोग हैं। रोग कैसे फैलता है? रोग संक्रमण फैलने का तरीका। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि रोग कैसे फैलता है, इसके संक्रमण का तरीका क्या है। तो रोग कैसे फैलता है? वायु द्वारा फैलता है, जल द्वारा फैलता है, भोजन द्वारा फैलता है, संपर्क द्वारा फैलता है, कीटों द्वारा फैलता है। उदाहरण के लिए अगर आप दूषित पानी पी लेंगे तो आपको हैजा हो जाएगा। अगर आप टीबी वाले मरीज के संपर्क में आ जाएंगे तो हवा से टीबी हो जाएगा। अगर आप डेंगू वाले मच्छर से संपर्क में आ जाएंगे तो आपको डेंगू हो जाएगा। मलेरिया वाले मच्छर एनाफिलिस से आप संपर्क में आ जाएंगे तो आपको मलेरिया हो सकता है। रोगवाहक, रोगवाहक क्या होते हैं? ऐसे जीव जो रोगजनक सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और रोगवाहक कहते हैं। जैसे मादा एनाफिलीज, मैंने अभी ऊपर बोला था मादा एनाफिलीज जो मलेरिया के लिए है। मादा एडीज
तो डेंगू फैलाती है। एक क्वेश्चन आ जाता है कौन सी मच्छर आपको मलेरिया व डेंगू फैलाती है, तो एडीज। आपको यहाँ पे नोट करते जाइए, आपको यूपीएससी तक के लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको एक वन लाइन सही जोड़ी में देखने को मिल जाता है कि कौन सा मच्छर कौन सा प्रकार का है, कौन सा रोग फैलाता है आपके शरीर में। अब घरेलू मक्खी से कौन से रोग होते हैं, जैसे कि हैजा हो गया, हैजा हो गया, टाइफाइड, पेचिस जैसे रोग फैलाती मधुमक्खी। आप घरेलू मधुमक्खी मोस्टर डोमेस्टिका नाम है इसका साइंटिफिक नेम। अब रोग वाहक देखते हैं डायग्राम। आप ये देखिए, अगर ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हैं, आपको बुखार आता है, आप दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये भी पॉजिटिव होता है। अगर आप वाटर पीते हैं तो आप खराब पानी पीते हैं तो आपको भी संपर्क में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखिए कि कैसे कैसे आप मास्क प्रोटेक्ट लगते हैं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करें, क्लीन वाटर पिए, प्योरीफाई करें, क्लीन एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन से बचें, तो मच्छर से भी आप बच सकते हैं। अब ये फिर से आ गया, आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। माडा एनीफिलिस मलेरिया, एडीज डेंगू, घरेलू मक्खी हैजा फैलाती है, टाइफाइड फैलाती है। पौधों में रोग, कुछ रोग पौधों में होते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पे उदाहरण के लिए दे देगा, गेहूं में कौन सा रोग होता है, रोस्टन होता है। भिंडी में पीला सीसम येलो मोजेक नाम से जाना जाता है। नींबू में सिट्रस कैंसर होता है। धान का झुलसा रोग आपको इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और फैलता कैसे, वायु द्वारा, जल द्वारा, बीज द्वारा, कीट द्वारा। आपको यहाँ पे पूछे देगा नींबू में कौन सा रोग होता है, आपके ऑप्शन देंगे सिट्रस होता है, कैंसर होता है, सिट्रस कैंसर होता है, पीला मोजेक होता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको इनके बॉटनिकल नेम भी याद रखना होगा, जैसे कि गेहूं का टिटिकम एस्टिवम है, ये आपको बड़े में काम याद आएंगे। भिंडी का माइकोलेस्टम एस्टिकोलेंटर है। नींबू का सिट्रस रूलेका है। खाद्य पदार्थों को खराब होने व सूक्ष्म जीव से बचाने के लिए, हाँ, खराब कैसे आपको इसको बताना है। खाद्य पदार्थों को खराब होना सूक्ष्म जीवों को खराब कर देते हैं। कैसे करते हैं, जैसे कि रोटी में फफूंद लगी होती है, आप देखे होंगे रोटी में ऐसे फफूंद लगी होती है। खट्टा दूध दूध को खराब कर देता है। सड़े फल, आप एक सड़ा फल है और 5 ताजे फल हैं, तो पांचों को वो सड़ा देगा। खराब सब्जी, सब्जी एक खराब है और 5 सही वाली हैं, अगर इसके कंपोजिशन में आएगी तो ये भी खराब हो जाएगी। खराब भोजन खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो जाए, उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। भोजन को सुरक्षित रखने का तरीका, आपको भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए आपको इसमें उपयोग कर सकते हैं, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि नमक आप देखे होंगे, अचार में चीनी, आप मंचूरियन खाए होंगे, मंचूरियन नहीं, मुरब्बा, सॉरी मुरब्बा, आप तेल, सिरका, आप इस विधि से आपको यहाँ पे संरक्षित कर सकते हैं। सोडियम बेंजोएट, सोडियम मोल्टाज, उदाहरण के लिए अचार, जैम, जेली, स्कैरेबी, ये संरक्षण है। ठंडा रखकर, कैसे, कुछ जीवों को ठंडा रख के उसमें से आप संरक्षण कर सकते हैं। उबाल कर, जैसे कुछ जीव मर जाते हैं तो उनको उबाल कर सकते हैं। पास्चुराइजेशन, जैसे कि दूध को आप 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट तक आप गर्म करेंगे, उसको एक तरफ से तुरंत ठंडा कर देंगे, उसमें हानिकारक बैक्टीरिया मर जाएंगे, तो दूध का पास्चुरीकरण हो गया। पास्चुरीकरण वाली आपको ये विधि आना चाहिए कि दूध को कितने मिनट तक गर्म करते हैं, 15 से 30 मिनट के बीच में गर्म करते हैं, और 70-72 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और इसका भंडारण तुरंत पैकेजिंग हो जाता है। आपको यहाँ पे सूखे उसका बंद कर देंगे तो आपको यहाँ पे हो जाएगा। आप सुखाकर, जैसे कि उदाहरण के लिए आप सूखी मिर्ची को सुखाकर पापड़ सेवन कर सकते हैं। आप वायुमंडल की नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके कर सकते हैं, जैसे कि आपके वायुमंडल में नाइट्रोजन, आप जैसे फूड पैकेजिंग वाले आप पैकेट देखते होंगे, उनमें क्या कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन भरी रहती है। आपको एग्जाम पॉइंट से बहुत ही अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। जब सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है
वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही बढ़ते हैं। दही दही में बनने वाला लैक्टिक का उपयोग ब्रेड, केक या ईस्ट बनाने या किण्वन के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 में की। मलेरिया वाहक मादा एनीफिलीज होता है। डेंगू आपको महत्वपूर्ण, आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा। डेंगू एडिस मच्छर हैजा किससे होता है? रोगाणु से। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया किसमें होती है? दूध में होती है। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। राइजोबियम मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। आप यहाँ पे देखने होंगे कि आपके यहाँ पे खालिस्तान, आपको यहाँ पे देखते हैं कि आपको यहाँ पे खालिस्तान में बनते हैं कि नहीं। जो सूक्ष्म जीवों को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आपको कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ता है? नाइट्रोजन का। अल्कोहल का उत्पादन के लिए खालिस्तान का सहायक ले सकते हैं आप। नाइट अल्कोहल के लिए ईस्ट का उपयोग कर सकते हैं। हैजा किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं के द्वारा होता है। परीक्षा के लिए स्वीट एंड स्वीट सूक्ष्म जीव क्या है? जो आंखों से नहीं देखे जाते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों के प्रकार जीवाणु, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। वायरस क्या होते हैं? वायरस अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, केवल जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। वायरस आपके यहाँ पे देखना है। दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? लैक्टोबैसिलस। किण्वन क्या होता है? ईस्ट का होता है। एंटीबायोटिक क्या होता है? जो ऐसे रोग जो जीवाणु को मारते हैं। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पाश्चुरीकरण मैंने बता दिया, 70 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट तक गर्म करते, 15-30 मिनट, और तुरंत उसको डाउन कर देते। अब जैसे कि 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सूक्ष्म जीवों हमारे मित्र और शत्रु कैसे? आपको ये उदाहरण बताइए। जैसे कि दही, लैक्टोबैसिलस, केक, ईस्ट, अल्कोहल, किण्वन, औषधि में पेनिसिलिन आदि। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मिट्टी की उर्वरता बनाता है। अब इसमें पूछ लेता है शत्रु कैसे? जैसे कि मनुष्य में हैजा, टीबी आदि रोग पहुंचाता है। पौधों में मस्टर्ड रोग पहुंचाता है। भोजन खराब होने से हमारा पेट खराब हो जाता है। और रोग वाहक मच्छर। निष्कर्ष यह है कि सही उपयोग में लाभकारी भी है और असावधानी में हानिकारक भी है। आपको ये नीचे मेन पॉइंट लिखना होगा। आपको यहाँ पे देखना है कि शत्रु जीव कौन कौन से जीवाणु जो प्रकार हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, विषाणु। और मित्र में कौन कौन से आते हैं? दही हो गया, केक हो गया, ईस्ट हो गया, किण्वन हो गया, एंटीबायोटिक, वैक्सीन। अब इसमें शत्रु में कौन कौन से शत्रु आ जाएंगे? मानव को रोग पहुंचाते हैं, पौधों को रोग पहुंचाते हैं, भोजन खराब करते हैं, रोग वाहक होते हैं। संचरण, संरक्षण आप कैसे कर सकते हैं जीवाणुओं का? जैसे कि नमक, तेल, ठंडा करके, उबाल का, पाश्चुरीकरण, पैकेजिंग, नाइट्रोजन का 78%। एग्जाम की दृष्टि से रट लो भाई, बहुत ही अच्छा है। सूक्ष्मदर्शी लैक्टोबैसिलस और किण्वन। पेनिसिलिन, अलेक्जेंडर, मादा एनीफिलीज। लास्ट का रिवीजन है। डेंगू एडिस मच्छर, नाइट्रोजन 78। पाश्चुरीकरण संरक्षण के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दूध में। तो गाइस ये था आपका सेकंड चैप्टर, जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को, कम्युनिटी को जरूर बूस्ट करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे है, आप लिंक पे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स परचेस भी कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है अभी, जो कि सेशन चलने वाला है लाइफ टाइम तक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है लाइक करें व शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय सिया राम। क्या आप रेसे जानते हैं? प्लास्टिक क्या होता है? इसके बारे में आज पूरी वीडियो देखेंगे, वो भी 8th क्लास का 3rd चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइंस का। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करिए। अपने दोस्तों के लिए बहुत ही अच्छे आप रेसे के और प्लास्टिक के क्वेश्चन आप देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले रेसे क्या होते हैं? आपने कभी देखा है रेसे क्या होते हैं? जो आप कपड़े पहनते हैं वो रेसे होते हैं, रेसे से बने होते हैं। जो शॉल ओढ़ते हैं वो रेसे से बनी होती है। जो आप पैंट पहनते हैं वो भी रेसे से बनी होती है। जो भी कपड़े होते हैं ज्यादातर रेसे से बने होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं रेसे के प्रकार। आप सूट हो गया, ऊन हो गया, जूट हो गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कपास हो गया, रेशम हो गया। आप यहाँ पे बुल देख रहा है, उससे रेसे बनते हैं।
आप यहाँ पे भेड़ देख रहे हैं, इसके भी जो इसके बाल होते हैं इससे भी भेड़ बनते हैं। यहाँ पे ऊन से भी बाल बनते हैं, सूत से भी बाल बनते हैं, जूट से। जूट की आप रस्सी देखी होंगी, ऐसे घर में लटकाने वाली रस्सी होती है, उनको देखी होंगी। ये विभिन्न प्रकार के रेशे होते हैं, धागे नुमा होते हैं, छोटे छोटे। इसमें सेरिकल्चर करके आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक, तो आप फ्रेंड्स कर देंगे 1000 लाइक का, इसका टारगेट जरूर कर दीजिए। आप प्राकृतिक रेशे कैसे मिलते हैं? उदाहरण के लिए प्राकृतिक रेशे क्या होते हैं? जूट हो गया, कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम हो गया। प्राकृतिक रेशे हो गए जो मतलब कि अपने प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं। और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? संश्लेषित रेशे जो होते हैं जो अपन को दूसरे तरीके से प्राप्त होते हैं। नेचुरल वुड हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, स्किन हो गया। ये भेड़ का आपने साइन देखा होगा, ये भेड़ से आप यहाँ पे रेशे प्राप्त कर सकते हैं। शीशम से या पश्मीना शॉल या शॉल, आप यहाँ पे ऐसी मशीन रहती है तो चरखा आपको चलाता रहेगा। प्लांट से आप रेशे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कपास हो गया, कॉटन लगा है, जूट लगा है, लॉग लगा है। ग्लासेस से आप यहाँ पे रेशे प्राप्त कर सकते हैं। जो रेशे रासायनिक पदार्थ से मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें संश्लेषित रेशे कहते हैं। जैसे कि अपन ने अभी देखा था 10th क्लास में, अपन देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण अपन कुछ भी चीजें बना देते हैं XYZ, तो उस हिसाब से आपको संश्लेषित रेशे देख सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, प्राकृतिक रेशे व संश्लेषित रेशे में अंतर बताइए, या दो दो उदाहरण लिखिए 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो लाइनॉन, रेशम, प्लास्टिक, एक्रिल। आपको यहाँ पे देखना होगा पॉलीमर क्या होता है। इसके बाद आपको देखना होगा पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर बहुत सी छोटी छोटी इकाइयां मॉलिक्यूल्स से मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेगा, पॉलीमर क्या होता है? बहुत सी छोटी छोटी इकाई जो मिलकर एक बड़ी श्रृंखला बना देती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सी 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 ऐसे जुड़ता जाएगा, तो ये पॉलीमर आपको बन जाएगा। आसान भाषा में, जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हैं मोतियों की माला। आपने कभी मोतियों की माला देखी है? ऐसे गोल 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 घूम घूम के इनको आप ऐसे देख रहे हैं, तो ये पॉलीमर बन जाते हैं। छोटी मोती माला, पुरानी माला। पुरानी माला क्या होगी? पॉलीमर होती है। अब अपन क्या देखेंगे? प्रमुख संश्लेषित रेशे। प्रमुख संश्लेषित रेशे आपको यहाँ पे देखना होगा, रेयॉन। रेयॉन क्या होता है? यह एक कृत्रिम रेशा है जो लकड़ी की लुगदी, वुड प्लस से बनता होता है। आप देखे होंगे कहीं आप कारखानों में जाते हैं वुड वाले, तो बुरादा देखे, बुरादा बुरादा टाइप का होता है, उससे एक रेयॉन बनता है। विशेषताएं, इसकी ये विशेषता है, ये देखिए आप यहाँ पे मतनी देख रहे होंगे, इससे रेयॉन कहते हैं। मैंने बहुत ही अच्छी इमेज आपको भी लगाई, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हैं। ये देखिए, ये रेयॉन है। रेशम और चमकदार, ये सस्ते होते हैं, उपयोग करने होते, लकड़ी होते, पर्दों में बनते हैं, चककते हैं, कालीन बनाते हैं। महत्वपूर्ण, यहाँ पे रेशे जैसे देखते हैं वह पदार्थ क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। वैसे जिसने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। आपको रेयॉन दे देगा कैसे होते हैं, जो रेशे जैसे दिखते हैं रेयॉन होते हैं। अब भी आ जाए लाइलॉन क्या होता है? लाइलॉन आपने पेंट देखे होंगे, लाइलॉन का पेंट दे दो भाई अपन को। यह पूरी तरह कृत्रिम रेशा है, यह एक पूरी तरह सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। ये पूरी तरह एक सिंथेटिक फाइबर माना जाता है। लाइलॉन का आपने कपड़ा देखा होगा, ये बहुत मजबूत होता है, हल्का होता है, लचीला होता है, जल्दी टूटता नहीं है, पानी को सोख लेता उपयोग में, और सस्ता रहता है। पैरासूट, टूथब्रश, रेशम, लकड़ी जलाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण होता है। लाइलॉन ये हल्का होता है, मजबूत होता है, लचीला होता है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर क्या होता है? ये एक बहुत कृत्रिम रेशा होता है, उपयोगी है। पीपीटी कहते हैं,
पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपको यहाँ पे आप इसका नाम देखने को मिल जाएगा। इसकी विशेषता क्या होती है? सिल्ट कम पड़ी होती है, टिकाऊ होता है, जल्दी सूखता है, मजबूत होता है, उपयोग होता है कपड़े बनाने के लिए, फिल्म में उपयोग में होता है, सामान मिश्रित लकड़ियों को बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टेरिकॉट, आपने देखा होगा टेरिकॉट, टेरिकॉट के कपड़े आते हैं ना, अब फेरी वाला आता है, तो टेरिकॉट के कपड़े ले लो। आप कहीं दुकान पे गए होंगे, आप मम्मी पापा के साथ आप कहीं बाजार पे गए होंगे तो टेरिकॉट का कपड़े देखने को मिल रही है। टेरी वुड, आपके यहाँ पे ऊन भी इसमें देखने को मिलेगा और पॉलिस्टर भी देखने को मिलेगा। पीपीटी, पीईटी क्या होता है? पॉली एयर स्टार्ट एक रूप होता है। पॉलीकट, पॉलीएस्टर इसमें कपास होता है। पॉलीवुल, इसमें ऊन का उपयोग किया जाता है। एक्रिल क्या होता है? आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये रेशम जैसे धागे होते हैं, एक्रिल कहते हैं। ऊन जैसे दिखता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? हल्का होता है, गर्म होता है, सस्ता होता है, जल्दी सूखता है, उपयोग में सस्ता होता है, मोल होता है, कंबल होता है, महत्वपूर्ण होता है। ऊन जैसे दिखने वाले पदार्थ को एक्रिल कहते हैं। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक्रिल क्या होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? प्लास्टिक। प्लास्टिक की चीजें आप जीवन में बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो प्लास्टिक क्या होता है? प्लास्टिक वह भी एक पॉलीमर है जिससे आप आसानी से मनचाहे आकार में ढाला जा सकता है। आप प्लास्टिक के बर्तन देखते होंगे, आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में, सस्ता रहता है, हल्का रहता है, मजबूत रहता है, टिकाऊ रहता है, जंग नहीं लगती, पानी से खराब नहीं होता, बिजली का इंसुलेटर होता है, कुचालक होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक की आपने टोकरी देखी होंगी जब भी मॉल में जाते होंगे, बाल्टी देखी होगी, बास्केट देखे होंगे बाजार में जाते हैं तो। आप यहाँ पे देख रहे हैं दूध की प्लास्टिक के डब्बों में बंद है। ये कुर्सियां सभी कुछ प्लास्टिक में है। आजकल प्लास्टिक का बहुत ही जमाना आ गया है। आप यहाँ पे देखेंगे, फिर एक इंग्लिश का चैप्टर है से ने टू प्लास्टिक, आप उसको भी देखिए तो उसके भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। थर्मोप्लास्टिक, जो गर्म करने पर नम्न होकर नया आकार ले लेता उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। गर्म करने पर नया आकार ले लेता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। अब इसमें आपको ऑप्शन दे देगा थर्मोप्लास्टिक क्या है। थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं? पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया। आपको यहाँ पे पीवीसी का फुल फॉर्म देखना होगा। इसमें पाइप का उपयोग हो गया, बैग हो गया, बोतल हो गया। थर्मोप्लास्टिक बार बार ढल सकता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है? जो एक बार आसानी से लेने के बाद पिघलता नहीं है। उदाहरण के लिए बेकल लाइट, मेकल लाइट उपयोग। और आपके यहाँ पे देखने होंगे बर्तन, टेबल कप। जो आपको यहाँ पे देखना होगा प्लास्टिक क्या होता है और थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इनके उदाहरण आपको देखने होंगे जो आप आसानी से डल जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर नम नहीं होते। महत्वपूर्ण क्या होता है? बेकेलाइट एक विद्युत उपकरण में होता है यूज। बेकेलाइट, बेकेलाइट, बेकेलाइट क्या होता है? रसोई बर्तन है। आपके यहाँ पे देखिएगा बेकेलाइट क्या है और मेकेलाइट क्या है, आपको दोनों ऑप्शन में दे देगा। अब प्लास्टिक की विशेषताएं क्या होती हैं आप देख के बता सकते हैं। हल्का होता है, मजबूत होता है, सस्ता होता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है, पानी रोधक होता है, जंग नहीं लगती, विद्युत का चुकालक होता है। एमसीक्यू मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लास्टिक विद्युत का अच्छा चालक क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। आप यहाँ पे देख लें प्लास्टिक का उपयोग किस में करते हैं? बोतल में करते हैं। आप प्लास्टिक का उपयोग किस में करते हैं? बोतल, डब्बों में, खिलौनों में, पाइप में। आप यहाँ पे पाइप यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे पाइप में, खिलौने XYZ, अभी खिलौने मैंने आपको बताए थे, फर्नीचर में, तारों की काउंटिंग में, रसोई बर्तन में, चिकित्सा उपकरण में। आप देख रहे हैं कि आजकल बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है हमारे जीवन में। खाना बनाने में बर्तनों के हाथ
बेकेलाइट क्या है? आप यहाँ पे गर्म करने बेकेलाइट क्या है? गर्म का खास चालक होता है। ये ज्यादा गर्म नहीं होता, ये सुरक्षित होता है। बेकेलाइट आप देख रहे होंगे कि कभी कोई डड़ुआ लगा रहता है एक डंका में, ऐसे आप चाय पकड़ते हैं तो उसको बेकेलाइट कहते हैं, जो गर्म को आपको संरक्षक करता है। प्लास्टिक और पर्यावरण में आपको यहाँ पे बहुत समस्याएं देखने को मिलती हैं। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ये अपघटन नहीं होता है, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसमें पानी को नुकसान होता है, मिट्टी को नुकसान होता है, जानवरों को नुकसान होता है, ज्यादा यूज कर लेते हैं तो। जैविक आक्रमण और अजैविक आक्रमण से आप क्या समझते हैं? बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या आप समझते हैं? बायोडिग्रेडेबल मतलब कि आप शब्द से समझिए। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो कागज हो गया, कपास हो गया, जो सब्जियों के छिलके हो गए, जो मतलब कि मिट्टी में आसानी से मिल जाते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मिट्टी में आसानी से नहीं मिलते हैं, उन्हें बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातुई पदार्थ हो गए। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाया, अगर आप इसको 3 से 4 बार देखेंगे, आपको पूरी साइंस की सीरीज आपको समझ में आने वाली लगेगी। 10th और 8th की मैं साइंस की सीरीज चला रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिए। R4 का सिद्धांत किसके लिए? प्लास्टिक के लिए है। आप यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्रीज, प्लास्टिक को लेने से मना करो, आपको प्लास्टिक को लेने से मना करो। रिड्यूस कम करो, रीयूज मतलब कि दोबारा यूज करो, रिसाइकलिंग पुनः चक्रमण। 4 R's का सिद्धांत किससे है? आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा किससे? प्लास्टिक से है। महत्वपूर्ण जो एमसीक्यू है अब मैं आपको बताने वाला हूं इस चैप्टर के। कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन है। कृत्रिम रेशा क्या है? रेयॉन है। ऊन जैसे दिखने वाला कृत्रिम रेशा कौन सा है? एक्रिल है। पीईटी किस रूप में होता है? पॉलीएस्टर के रूप में होता है। पॉलीकॉट मिश्रित धातु है। क्या है? पॉलीकॉट एक कपास वाली धातु है। पॉलीवुल किसके है? पॉलीवुल मतलब ऊन का होता है, पॉलिस्टर और प्लस ऊन का उपयोग होता है। थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण क्या होता है? पॉलीथीन और पीवीसी होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण क्या होता है? बेकेलाइट, मैकेलाइट होता है। बिजली के स्विच किस प्लास्टिक के बने होते हैं? आपके ऑप्शन में दे देगा किससे बने होते हैं? बेकेलाइट से बने होते हैं। बर्तनों के हैंडल किससे बने होते हैं? बेकेलाइट से। बिजली के स्विच और बर्तनों के हैंडल बेकेलाइट से। आप कभी चाय गर्म करते हो उनमें देखा होगा। पेलेटाई कटाई किससे बने होते हैं? मैकेलाइट से बने होते हैं। प्लास्टिक जैव आक्रमक नहीं है क्योंकि यह क्या होता है? अजैविक आक्रमक है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट देखने को मिलेगा निम्नलिखित में ऐसे संश्लेषित रेशा कौन सा होता है? संश्लेषित रेशा जो आप देख रहे हैं, कपास प्राकृतिक है, जूट भी प्राकृतिक है, ऊन भी प्राकृतिक है। लाइनोन क्या है? संश्लेषित रेशा है। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा रेयॉन का एक स्रोत है? आपको यहाँ पे देखना होगा रेयॉन कौन से होते हैं, जो कि आपको ऊन देखने के पैट देखने को मिलेगा, कहाट, लकड़ी का चूरा या रेशम। तो रेयॉन क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे खाट या लकड़ी का बुरादा देखने को मिलेगा। पॉलीकाट बनाने के लिए मिश्रित का किस धातु का उपयोग किया जाता है? पॉलीकाट बनाने के लिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आप यहाँ पे पॉलीकाट व कपास का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को चुनिए। आपको क्या हो जाएगा? मैकेलाइट हो जाएगा। रेशे के समान दिखने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। ग्रुप डी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। खाना बनाने के लिए बर्तनों में हाथ तैयार किसका उपयोग होता है? बेकेलाइट का। आप यहाँ पे खाना बनाने वाले पदार्थों में आप बेकेलाइट का यूज कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक एक सामान्य गुण धर्म नहीं है? ये देखो, हल्का होता है, अधिक चलने वाला, टिकाऊ होता है, विद्युत का अच्छा चालक होता है। कौन सा नहीं है? विद्युत का अच्छा चालक। डी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे सही जोड़ी बनाना है। जैसे कि लाइनोन क्या होता है? लाइनोन का आपको यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक के लिए उपयोग होता है। पीवीसी
पीवीसी एक रेशा होता है। बेकेलाइट क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है। एग्जाम के लिए सपोर्ट करें आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ जरूर से सपोर्ट करें और रिवीजन के लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है। लाइनॉन एक मजबूत हल्का होता है। पॉलिस्टर पैट होता है। एक्रिल क्या होता है? एक ऊन होता है। पॉलीकट आपके यहाँ पे देखने पॉलिस्टर एक कपास होता है। पॉलीवुल एक पॉलिस्टर और ऊन से बना होता है। थर्मोप्लास्टिक पीवीसी आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। थर्मोसेटिंग बेकेलाइट और मेकेलाइट से बना होता है। बेकेलाइट क्या होता है? एक हैंडल में उपयोग होता है। मेकेलाइट बर्तनों को प्लास्टिक औपचारिक होता है। 4R रिफ्रेश आपके यहाँ पे देखने को मिल रहा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। आपको सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। 4R का सिद्धांत किसके पर्पज से? प्लास्टिक के पर्पज से। दोस्तों ये हो गया अपना थर्ड चैप्टर खत्म। साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत ही अच्छे शॉर्ट एंड स्वीट नोट्स से पढ़ा है। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार देखते हैं, आपका जरूर से जरूर बेसिक साइंस का पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक कर सकते हैं व शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन देखेंगे 8th क्लास का 4th चैप्टर धातु और अधातु। आपको कैसे पता चलेगा कोई भी चीज मेटल है या नॉन मेटल है? तो आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं धातु क्या होती है, मेटल क्या होती है? जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरी होती है उसे पदार्थ कहते हैं। सबसे पहले आपको पदार्थ की परिभाषा देखने को मिलेगी। जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और जो जगह को घेरे हो, ऐसे कि ये जगह हो गई, इसमें कुछ गोल गोल रखा है, इसका द्रव्यमान भी है, जगह को घेरे भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। मेटल केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। आप यहाँ पे ब्रह्मांड में मौजूद वह सभी कुछ स्थान घेरे होता है जिसे और जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरे होता है, जिसका द्रव्यमान होता है उसे एक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल, लैपटॉप। पंच तत्व में हवा, गगन, आकाश, पानी, ये सभी इसके गुण क्या होते हैं? पदार्थ के अणुओं से छोटे छोटे घोल बनाए जाते हैं। निम्न आंखों कणों से देखे जाते हैं। पदार्थों के कण एक दूसरे के आकर्षण होते हैं। आपके यहाँ पे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। आप यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ठोस, द्रव, गैस। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए पदार्थ क्या क्या हो सकते हैं प्राप्त होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। उदाहरण के लिए जिनमें धातुएं क्या हो सकती हैं? गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया, ये सभी धात्विक गुण होते हैं। एल्युमिनियम हो गया। आप यहाँ पे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जिंक, जस्ता, ये सभी धातुएं हैं। सोडियम। अधातुएं कौन सी होती हैं? वे पदार्थ धातुएं जिनमें धात्विक गुण नहीं होते, उन्हें अधातु कहते हैं। सिंपल। जिनमें धात्विक गुण नहीं होते उन्हें अधात्विक गुण कहते हैं। आप यहाँ पे एक टेबल देखने को मिलेगी जो अधातुओं की है। आप यहाँ पे बोरोन देखने को मिल जाएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे ये जीरो ग्रुप है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ऑर्गन। यहाँ पे सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप पे पीवी लेड देखने को मिल जाएगा, क्लोरीन मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। ये अधातु है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेबल आप इसको याद कर लीजिए। गंधक, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आयोडीन। धातुओं के गुण क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा। ये धातुओं के गुण होते हैं, चमकदार होते हैं। ठोस होते हैं, जैसे कि कुछ धातुएं ठोस होती हैं अपवाद में, जैसे कि कोई नम धातु होती है जिसको अपन चाकू से काट देते हैं। आपने सोडियम देखा होगा, पोटेशियम देखा होगा, ये चाकू से कट जाते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें व हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धात्विक गुण ये क्या होते हैं? धातुओं को पीट कर इसके नए आकार बनाए जाते हैं, जैसे
कि सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, इनको आप पीटेंगे तो नए इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। सोना सबसे अधिक आर्द्रतावर्ती धातु है। आपके यहाँ पे तन्यता वाला सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। सोना सबसे अधिक आघात वर्धी धातु माना जाता है। ये आपको क्वेश्चन में देगा। आघात वर्धी धातु कौन सी होती है? सोना होती है। तन्यता क्या होती है? धातुओं को खींचकर तन्य बनाया जाता है, उसे तन्य क्या कहते हैं। जैसे कि कोई धातु है, आपने देखे होंगे बिजली में तार लगे होते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे खींच देते हैं दोनों साइड से, तो एल्यूमिनियम और तांबा का होता है। सोने के आप जब आभूषण बनाते हैं, उनको खींच के एक बारीक सा लाइन बना देते हैं, उसको सोना कहते हैं। तांबा बिजली के तारों में उपयोग किया जाता है। ये ऊष्मा के सबसे अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं, ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ऊष्मा प्रवाहित होती है, इसमें सोडियम होता है सॉरी, एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा बहुत ही अच्छे होते हैं। इस कुछ धातुओं में आप यहाँ पे बर्तन भी बनाने को देखने को मिलते हैं। अब क्या आता है, इनमें अपन विद्युत अपघटन की क्रिया कर देते हैं, जिसमें विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं। जो धातुएं में होती हैं उसमें अपन विद्युत प्रवाह कर देते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। अब धन्यवादता क्या होती है? सोल्यूरेशन क्या होता है? धातुओं पर चोट करने से टन टन की आवाज आती है, उसे कहते हैं। इसमें कई प्रकार की घंटी आदि सम्मिलित होती हैं। सामान्यतः ठोस धातु होती हैं। आपको देखने को होगा कुछ धातुएं कमरे पे धाप पे द्रव अवस्था में होती हैं, कुछ जैसे कि मरकरी, पारा, Hg। आपको यहाँ पे मरकरी कमरे के ताप पे द्रव्यमान होती है। अब अपन देखते हैं आधात्विक गुण, इनमें चमक नहीं होती, चमक नहीं होती अपवाद के लिए, लेकिन आयोडीन में चमक होती है, अपवाद। भंगुरता होती है, अधातुओं में चूर्ण बन जाते हैं, भंगुर होते हैं, जैसे कि सल्फर, कोयला। तन्यता नहीं होती, मतलब कि इसमें सीधे नहीं होते। अधात्विक गुण होते हैं, इनमें चमक नहीं होती। ये ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। आप मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि ग्रेफाइट कार्बन बिजली का एक चालक माना जाता है। आपको बहुत ही अच्छा आप देखने को मिलेगा कि अपवाद में क्या होता है। ग्रेफाइट बिजली का चालक माना जाता है। ध्वनिवत्ता क्या होती? इसमें चोट लगने व ध्वनि नहीं आती। ध्वनिवत्ता, इसमें ध्वनि नहीं आती। ये तीनों रूपों में पाए जाते हैं। ठोस, द्रव, गैस में ये तीनों रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि सल्फर, कार्बन और फास्फोरस, ब्रोमीन, ये धातुएं पाई जाती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होते हैं। अब मोस्ट इंपोर्टेंट अंतर आ जाते हैं इनके गुण, धर्म। धातु में जो भी धातु और अधातु में आपको अंतर देखने को मिलेंगे। आप इसमें से एक इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। धातु व अधातु में आप अंतर बताइए, गुणधर्म बताइए, चालकता होती है, नहीं होती है, चमक होते हैं, नहीं होते, कठोर होते हैं, नहीं होते, सामान्य का कठोर होते, पीटने पे क्या आवाज आती है, टूटने पे क्या होता है, खिंचाव पे क्या होता है, तार कैसे बनते हैं, इनका तार बना जाता है, वो ऊष्मा के चालक होते हैं। आप में सब बता दिए। इस साइड अच्छे वाले रहेंगे, इस साइड बुरे वाले रहेंगे। ये चालक अच्छे होते हैं, ये चालक के कुचालक होते हैं। आप इतने सारे पॉइंट हैं, आपको इनको देखने को मिलेंगे। अगर किसी ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। धातुओं के उपयोग, यूज ऑफ धातु, आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो ने बहुत अच्छी स्लाइड आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है। मेटल, नॉन मेटल, जैसे कि गोल्ड हो गया, लिक्विड में मरकरी हो गया, लेकिन ये ठोस और द्रव में पाए जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? तीनों में पाए जाते हैं, ठोस, लिक्विड एंड गैसेज में सभी पाए जाते हैं। जैसे परफ्यूम हो गया, लिक्विड में आप यहाँ पे ब्रोमीन देख लीजिए, सोल्ड में कोबाल्ट, कार्बन देख लीजिए। तो आपके यहाँ पे सूक्ष्म CO2 का फॉर्मूला होता है, तो आपको उसमें कार्बन को बोलते हैं। धातु तो बर्तन बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि तांबा और स्टील का आपके यहाँ पे बर्तन बनाने के लिए यूज एंड थ्रो किया जाता है। ये बिजली के चालक होते हैं। यहाँ पे तारों, यहाँ पे एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा। आभूषण, आपके यहाँ पे सोने चांदी के आभूषण बनाने के लिए इसका यूज देखने को मिलता है। मशीन और औजार, आप में इसमें औजारों को भी देखने को मिलता है, जैसे कि लोहा, स्टील आप बनाएंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा।
वाहन के पुर्जों बनाने में, स्टील बनाने में। धातुओं का उपयोग ऑक्सीजनकरण के लिए, श्वसन के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन आप श्वसन के लिए उपयोग कर सकते हैं। पैकेजिंग के लिए आप नाइट्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। क्लोरीन को मतलब कि शुद्ध पानी करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कार्बन ऑक्सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नाइट्रोजन पोटेशियम, ये जो नॉन मेटल है अपन उनको डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। आयोडीन को दवाओं के रूप में उपयोग कर सकते हैं। कार्बन को कोयले के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जो पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। फास्फोरस इसमें माचिस की तीली का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर इसमें दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। धातु धातु प्लस ऑक्साइड, जो धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है उसको ऑक्साइड कहते हैं। मैग्नीज प्लस और मैग्नीज ऑक्साइड क्या होते हैं, जिसमें 2m Mg बन जाता है, तो आपको यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मैग्नीज को जलने से चमक सफेद रेशे देखने को मिलते हैं। अन्य धातु जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं, धातुएं ऑक्सीजन से साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातुएं ऑक्साइड बना देती हैं। जैसे कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आपको इस यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। आपको ये समीकरण आपको याद करने में, अगर आप कोई भी एग्जाम लिखते हैं उसमें आप समीकरण लिख देते हैं, तो टीचर क्या होता है, तो देखता है कि आपको अच्छे नंबर देने के लिए प्रोवाइड करता है। अब ऐसे कि कुछ धातुएं जो जल से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, तो उनको आपको यहाँ पे देखना रहेगा। कुछ धातुएं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, जैसे कि सोडियम से। सोडियम बहुत अच्छी आप देखेंगे कि उसमें आप पानी पे डालेंगे तो उस पर क्या रिएक्शन रहेगा, पोटेशियम पे आपको क्या रिएक्शन रहेगा। आपको सोडियम के साथ अगर आप जल को मिलाते हैं, सोडियम मतलब Na आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और हाइड्रोजन H2 मतलब कि जल, आपको 2NaOH मिल जाएगा, और हाइड्रोजन आपको यहाँ पे विस्थापित होने को देखने को मिलेगा। यह बहुत तेज प्रक्रिया होती है। आप यहाँ पे धातु और अम्ल के साथ क्रिया होती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, परिणाम आप यहाँ पे देखते हैं। धातु और तन्य अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है, जैसे कि जस्ता को आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मिला देंगे तो जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन ले जाएगी। आपके यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपको फॉर्मूला पूछ लेगा, या जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला पूछ लेगा 2 नंबर में। कौन सा फॉर्मूला होता है, ZnCl2 जिंक क्लोराइड होता है। कॉपर तांबा सामर्थ्य तन्य का हाइड्रोजन गैस से नहीं निकलता है, ये आपको याद रखना है। धातुओं के साथ आप बेस की अभिक्रिया कराएंगे तो कुछ धातुओं में अलग रिएक्शन देखने को मिलता है, जैसे कि एल्यूमिनियम व जिंक। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करा के हाइड्रोजन प्राप्त हो जाते हैं। अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाओं धातु कम क्रियाशील धातु में लवण से प्राप्त होते हैं, जो विस्थापन अभिक्रिया होते हैं। आयरन हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, आयरन सल्फेट हो गया, कॉपर हो गया। नीले रंग के लिए आप हल्के उपयोग कर सकते हैं। नम लोहे के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं। पानी पेंट कर सकते हैं। तेल और ग्रेफाइट के उपयोग कर सकते हैं। अपवाद, धातुओं में अपवाद पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। पोटेशियम व सोडियम बहुत नम अवस्था में जो चाकू से काट सकते हैं। सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सोडियम बहुत अधिक क्रियाशील होता है। सबसे कम कम क्रियाशील कौन होता है, सोना चांदी सबसे कम क्रियाशील होता है, वो चमकदार होते हैं। तांबा हाइड्रोजन के साथ मिलकर कोई भी गैस नहीं बनाता है। अधातुओं का अपराध, ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाया जाता है। सोडियम एक चमक अधातु है। आयोडीन एक चमक अधातु है। ग्रेफाइट बिजली का सुचालक होता है। ये अब बात के रूप में आते हैं। जो MCQ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं नहीं है, आपको कौन सी धातुएं नहीं है, जल्दी से बताइए। सल्फर इसमें धातु नहीं है। आप यहाँ पे देखने को मिल रहेगा, निम्नलिखित पदार्थ को हथौड़े से पीट चपटा किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है, आयोडीन के क्रिस्टल नहीं, लोहे के टुकड़े नहीं, जिंक का दाना को आप यहाँ पे
यूज कर सकते हैं। अधातुएं हथौड़े से पीटने पर चूर्ण व चूर्ण के टुकड़ों में निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है? तो आप यहाँ पे कोयले को आप उपयोग कर सकते, चूर्ण के रूप में इसको उपयोग कर सकते हैं। पदार्थ जिससे खींचकर तारों में बदल जाता है वे तन्य कहलाते हैं। तो इनमें कौन सा तन्यता किसमें नहीं पाई जाती है? तो सल्फर में तन्यता नहीं पाई जाती है। धातु सामान्यतः ठोस होती हैं। कौन सी धातु अपवाद है और वो चाकू से काटी जा सकती है? तो इसका आंसर आपको यहाँ पे मैंने पहले ऊपर भी बता दिया है, क्या है? सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु मरकरी द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती? कौन सी धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती? कॉपर नहीं करती। किस ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया हो जाती? किसकी हो जाती? सोडियम की सबसे अच्छे जल के साथ क्रिया देखने को मिलती है। HCl के अलावा NOH विलयन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनती है। तो किसके साथ मिलकर बनती? एल्यूमिनियम के साथ के देखने को मिलकर बनती है। आपको यहाँ पे वन लाइन फैक्ट देखने को मिलेगी। सबसे अधिक आधार धातु कौन सी होती है? सोना होती है। कमरे के ताप पर कौन द्रव अवस्था में पाया जाता है? मरकरी पाया जाता है। अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। विद्युत का चालक होता है। अधातु ग्रेफाइट होती है। चमकदार अधातु कौन सी होती? आयोडीन होती। चाकू से काटा जाता है। चाकू से काटने के लिए सोडियम और पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। धातु पर चोट लगने के लिए कौन से गुणधर्म पाया जाता है? तार बनाने के प्रमुख गुण क्या होता है? तन्यता होता है। आपके यहाँ पे देखने होंगे तार बनाने के लिए तन्यता यूज होती है। चादर का महत्वपूर्ण गुण क्या होता है? आघात बल होता है। लोहा कैसा होता है? इसमें जंग लग जाती है। आपके यहाँ पे 2 नंबर में शॉर्ट एंड स्वीट आंसर पूछेंगे। धातु क्या होती है? वे पदार्थ जिससे चमक, ठोस, तन्यता, आघात, ऊष्मा होती है तो गुण होते हैं, उन्हें धातु कहते हैं। अधातु क्या होते हैं? वे पदार्थ जैसे कि जिसमें धात्विक गुण नहीं होते हैं, भंगुर होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। धातु के 4 गुण लिखना है। चमक विद्युत की चालक होती है। अधातु के 4 गुण। भंगुरता, जंग क्यों लगती है? ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। आपको 5 नंबर में एक क्वेश्चन पूछेगा कि धातु व अधातु में अंतर। आपके यहाँ पे देखने मैंने ऊपर बता दिया है, आप यहाँ पे शानदार तरीके से याद कर सकते हैं। धातु के लिए आप यहाँ पे 5 गुण याद कर सकते हैं। चालक, चमक, तार, टन, टन। आवाज आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे इसके गुणधर्म आपके यहाँ पे देखने लीजिए। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाएंगे आपको? धातुओं में अंतर आ जाएंगे, धातुओं के गुण आ जाएंगे, धातु के गुण आ जाएंगे। पारा और ब्रोमियम की विशेषताएं बताइए। पारा ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप यहाँ पे देखेंगे कमरे के ताप पर। ब्रोमियम के भी मैंने बता दिया। ग्रेफाइट क्यों अपवाद है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। जंग लगना क्यों होता है, इसका कारण क्या है, बचाव क्या है, आपको भी बता दिया। जंग किस कारण लगती है? वायुमंडल के कारण लगती है लोहे में। आप इसको बचाव पेंट से कर सकते हैं। तन्यता, अतन्यता, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती है, या तो बता दिया। विस्थापन की भी क्रिया क्या होती है? एक से दूसरे में विस्थापन हो जाता है। धातुएं और अधातुओं के उपयोग अपनी डेली लाइफ में मैंने आपको बता दिए हैं कि धातुओं से आप संरक्षण कर सकते हैं, ऑक्सीजन के रूप में आप संरक्षण कर सकते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है और धातु ब्रोमी अद्रव अवस्था में पाई जाती है। आपको ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है। सोडियम में चमक पाई जाती है। सोडियम नम और पानी तेज के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो लाइक करें व हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय